चांदपुर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास न केवल गांव के लोग बल्कि दूर दूर से भी लोग कर्ज लेने आया करते थे। वादे के मुताबिक जब उनके पास पैसे आते वे लोग मूल और ब्याज सहित अपना कर्ज चुका देते थे। रमेश सेठ ब्याज पर पैसे देता था, लेकिन वह अपने वादे का पक्का और ईमानदार था। वह कभी भी वक्त से पहले किसी के पास कर्ज वसूल करने नहीं जाता था। इसके साथ साथ उसमें 2 और गुण थे। वह दयालु और भगवान में विश्वास रखने वाला था। इन गुणों की वजह से वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, इसी गांव के 2 ठग जिनका नाम सोहन और मोहन था वहां से गुजर रहे थे। रमेश सेठ की प्रसिद्धि की खबर उनके कानों तक भी पहुंची। अरे भाई मोहन, मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों न रमेश सेठ के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लें और उसे कभी वापस न करें। सोहन भाई, तुम सही कह रहे हो, तो देर किस बात की, हम ऐसा ही करते हैं। सेठ जी, हम दोनों बहुत दूर के गांव से आए हैं। पिछले साल अकाल पड़ने के कारण हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। इस बार अच्छी फसल होने की आशा है, इसलिए हम आपके पास कुछ पैसे उधार लेने आए हैं। अरे भाई, मैं कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछता। तुम बस इतना बताओ कि तुम्हें कितने रुपए चाहिए और कब तक लौटा दोगे। सेठ जी, हमें आपसे 50,000 रुपए चाहिए और हम आपको जल्दी ही लौटा देंगे। भाई, उस जल्दी की कोई तारीख है या नहीं? उसे जाने बिना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो दे ही देंगे। ठीक है, अगले जन्म में ही दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। मुनीम जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 40,000 रुपए दे दो और लिख लो कि ये वैशाख माह में दी गई रकम अगले जन्म में चुकाएंगे। लेकिन सेठ जी। कोई लेकिन वेकिन नहीं मुनीम जी, फालतू में अपनी टांग बीच में ना अड़ाओ। जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। सोहन और मोहन ने मुनीम से पैसे ले लिए, खाते पर अंगूठा लगाया और बिना गिने रुपए लेकर सेठ को धन्यवाद बोलकर वहां से चलते बने। दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने रमेश सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके जाते ही मुनीम बोला, सेठ जी, आप जानते हैं कि ये दोनों रुपए लौटाने का इरादा नहीं रखते। इस कागज के अनुसार तो हम उनसे कानूनी तौर पर भी रुपए नहीं वसूल सकते। फिर आपने उन्हें उधार रुपए क्यों दे दिए? मुनीम जी, मैंने यह सब जानबूझकर किया है। यह बात मैं तुम्हें अभी नहीं, वक्त आने पर समझाऊंगा। बस इतना याद रखो, कर्ज भी कर्म के समान होता है। इस जन्म में कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। लेकिन मुनीम को कुछ समझ नहीं आया। उसी वक्त सोहन और मोहन खुशी खुशी अपनी राह पर चले जा रहे थे। सोहन भाई, वास्तव में सेठ हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म वाली बात सुनकर हमें धक्के देकर बाहर निकाल देगा, लेकिन उसने तो इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। हाँ, उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में यह कर्ज कौन चुकाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा फायदा ही फायदा है। अब कुछ दिन दूसरे गांव में जाकर चैन से दिन बिताते हैं। अगले दिन शाम के समय दोनों ठग एक नए गांव चांदपुर में पहुंचे और रात बिताने के लिए जगह ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें एक किसान का घर मिल गया। भाई, हम परदेसी हैं, रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। यदि आपको खाना चाहिए तो मैं खाना दे सकता हूँ। नहीं भाई, फिलहाल हमें भूख नहीं है। आपने हमें रुकने की जगह दे दी, हमारे लिए इतना ही काफी है। दोनों ठग चारपाई पर सो गए। अचानक आधी रात को मोहन को कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे वह चौंक कर उठ गया और सोहन को जगाया। सोहन भाई, मेरे आसपास कोई है, मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं, पर पता नहीं कौन बोल रहा है। दोनों ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगे और इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ दूरी पर एक शेर और एक गधा जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उनकी ओर देखा तो वे पूरी तरह चौंक पड़े।
असल में वे आवाजें शेर और गधे की थीं, जो मनुष्यों की तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सोहन, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? शेर और गधा भी मनुष्य की बोली बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं भी हैरान हूँ भाई, पर यह सच है। शेर और गधा मनुष्य की बोली बोल रहे हैं। दोनों ने शेर और गधे की बातें ध्यान से सुननी शुरू की। मित्र, हमारे साथ यह अंतिम रात्रि है। यह बात तो मैं भी तुम्हें बताने वाला था। अच्छा, तुम पहले बताओ, ऐसा क्यों? वो इसलिए दोस्त कि मैंने पिछले जन्म में अपने मालिक से 40,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैंने वे पैसे नहीं चुकाए। इसलिए मुझे इस जन्म में उसके खेतों की रखवाली और बोझ ढोने का काम करना पड़ा। इस तरह मैंने अपना कर्ज चुकाया। लेकिन कल मेरा श्रम 40,000 का पूरा हो जाएगा और मैं सवेरे होते ही मर जाऊंगा। अब तुम बताओ मित्र, तुमने बिछड़ने की बात क्यों कही? तुम बड़े खुशकिस्मत हो मित्र, तुम्हें कम कर्ज लेने के कारण जल्दी छुटकारा मिल गया। लेकिन मेरे भाग्य में अब भी महीनों तक दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो मुझे इस किसान से छीन कर ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक मुझे उसकी यातनाएं सहनी पड़ेंगी। लेकिन वह आदमी तुम्हें इस किसान से क्यों ले जाएगा? यह किसान उसे अपना गधा क्यों देगा? यही मेरा भाग्य है। यह किसान उस आदमी से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुका पाया। कल वह व्यक्ति आकर अपना कर्ज मांगेगा और किसान के न देने पर वह मुझे मारते हुए अपने साथ ले जाएगा। यह तो बहुत बुरी बात है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। यह मेरे पिछले जन्म का कर्म है, इसलिए मुझे इससे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। वरना ईश्वरे हमें एदन इस जन्म में शेर और गधा क्यों बनाता? खैर, इन बातों को छोड़ो। हमें तो अपने कर्मों की सजा मिल गई या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो कुछ समय पहले इस किसान के मेहमान बनकर आए हैं। क्या मतलब? उन दोनों ने ऐसा क्या किया? शेर और गधे की बात सुनकर सोहन और मोहन के कान खड़े हो गए और वे ध्यान से सुनने लगे। उन दोनों ने क्या क्या नहीं किया। वे दोनों ठग हैं। न जाने अब तक कितने लोगों को ठग चुके हैं और इस समय भी वे एक गांव के सेठ से कर्ज लेकर यहाँ आए हैं। तब तो उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में सेठ का बिल्ली या कुत्ता बनना पड़ेगा। शेर और गधे की बात सुनकर सोहन और मोहन की होश उड़ गए। सुना सोहन, इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए इस जन्म में शेर और गधा बनना पड़ा। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में बिल्ली या कुत्ता बनना पड़ेगा। नहीं भाई, अब मैं सेठ का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं अपने पैसे उसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दुखियों की सेवा में बिता दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इस जन्म में ही धुल जाएं। ठीक है मोहन, हम सुबह होते ही सूरजपुर गांव जाकर रमेश सेठ का सारा कर्ज उतार देंगे और ठगी का यह धंधा भी छोड़ देंगे। मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमाकर खाएंगे। इसके बाद दोनों ठग सो गए, लेकिन सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। सपने में भी उन्हें शेर और गधा ही दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह जब वे जागे तो देखा कि किसान का शेर सचमुच मर चुका था और किसान रो रो कर दुखी हो रहा था। सोहन, उन दोनों की बात बिल्कुल सच निकली। शेर ने तो दम ही तोड़ दिया। कुछ देर बाद ही एक आदमी वहां आया और किसान से बोला, अरे भाई, तुमने मेरा कर्ज नहीं उतारा, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारा गधा लेकर जा रहा हूँ। भाई, मैं तुम्हारा कर्ज जल्दी ही उतार दूंगा। मेरे गधे को छोड़ दो। देखो, मेरा शेर पहले ही मर चुका है। मुझ पर दया करो। लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल दया नहीं दिखाई और गधे को अपने साथ ले गया। यह सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ठगों ने उसी समय अपना सामान समेटा और सूरजपुर के लिए निकल पड़े। एक दिन के लंबे सफर के बाद वे रमेश सेठ की हवेली पर जा पहुंचे। सेठ जी, हमें बचा लीजिए। हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। अरे भाई, तुम दोनों कौन हो? सेठ जी, आप हमें इतनी जल्दी भूल गए। मैं सोहन और यह मोहन, हम दोनों आपसे कुछ दिन पहले 50,000 रुपए लेकर गए थे। सेठ जी, यह दोनों वही हैं जिन्होंने आपसे कर्ज लिया था और अगले जन्म में चुकाने की बात कही थी।
मैं इनका खाता निकालकर हिसाब बताता हूँ कि इनके ऊपर आपका कितना कर्ज है। हुजूर, हम आपका कर्ज सूद समेत लौटाना चाहते हैं। ये लीजिए 50,000 रुपए। इसी समय कर्ज लौटा रहे हो तो फिर अगले जन्म की बात क्यों कर रहे थे? सोहन और मोहन ने सेठ के सामने बहुत रोया धोया, गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना रकम लिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों दोस्त दुखी मन से वहां से चल पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाएंगे। भटकते भटकते वे एक जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें एक ऋषि मुनि मिले। जब ऋषि ने उनकी परेशानी का कारण पूछा तो दोनों ने सच सच सब बता दिया। बेटा, इस जगह से 5 मील आगे एक गांव है। वहां पहुंचने पर तुम्हें सेठ का कर्ज उतारने का कोई न कोई उपाय मिल जाएगा। ऋषि की बात मानकर दोनों आगे बढ़ने लगे। पांच मील का सफर तय करने के बाद वे एक गांव नीलपुर में पहुंचे। उस गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं था, न कुआं न तालाब, इसलिए पानी के लिए त्राही त्राही मची थी। लोगों को पानी के लिए 10-10 मील दूर जाना पड़ता था। मोहन के दिमाग में ऋषि की बात आई और वह सोचने लगा, क्यों ना यहाँ पानी का स्रोत बनाया जाए ताकि हमारा कर्ज उतर सके। यह सोचकर उसने सोहन से कहा, सोहन भाई, सेठ का कर्ज उतारने का मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। सच? जल्दी बताओ मोहन। दोनों ने कहीं से उधार लेकर पैसे जुटाए और एक स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। वे दिन रात जमीन खोदते रहे। 1 महीने बाद वे गहरा कुआं खोदने में सफल हुए और उसमें से पानी निकल आया। फिर उन्होंने मिस्त्री बुलाकर कुएं को पक्का बनवाया। इस काम में 50,000 रुपए खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार होने के बाद मोहन ने सोहन से कहा, भाई सोहन, जल्दी तैयार हो जाओ। जैसे ही गांव वालों को पता चलेगा कि कुआं तैयार हो गया, वे दौड़ते हुए आएंगे। चिंता मत करो मोहन, अगर भगवान भी पानी लेने आए तो मैं उन्हें भी नहीं लेने दूंगा। दोनों मोटी मोटी लकड़ियां लेकर कुएं की पहरेदारी करने लगे। जब गांव वालों को कुएं के बारे में पता चला, वे बर्तन लेकर पानी लेने आ गए। गांव वालों को देखकर मोहन बोला, तुम सभी इस कुएं से दूर रहो। हम किसी को भी इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। गांव का एक व्यक्ति श्याम बोला, अरे भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो जानते हो कि गांव में पानी की कितनी कमी है। तुमने इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा उपकार किया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं, बल्कि सूरजपुर के रमेश सेठ का है। हम बिना उनकी इजाजत के किसी को भी इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाजत लेनी होगी। गांव वाले रमेश सेठ के पास पहुंचे और विनती करने लगे, रहम कीजिए सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। क्या हुआ भाइयों, आप सब मुझसे इतनी विनती क्यों कर रहे हैं? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? गांव वालों ने सारी बात बताई। सेठ जी, आप हमें उस कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए ताकि हमारे सारे दुख दूर हो सकें। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है भाइयों। मैंने आपके गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर वो दोनों व्यक्ति आपको झूठ बोल रहे हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। हम आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं आपको पानी भरने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? क्या वे मेरे कहने से आपको पानी भरने देंगे? जरूर देंगे सेठ जी, हमें विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों को बोल दीजिए। ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सेठ अपने मुनीम के साथ गांव पहुंचा। दूर से उन्होंने सोहन और मोहन को डंडे लेकर खड़े देखा। सेठ जी, यह दोनों वही ठग हैं जिन्होंने आपसे 50,000 रुपए कर्ज लिए थे और अगले जन्म में चुकाने की बात कही थी। हाँ, मैंने इन्हें पहचान लिया, लेकिन इन कमबख्तों ने इस गांव में क्या बात फैलाई है? रमेश सेठ सोहन और मोहन के पास गया और बोला, क्यों भाई, तुमने यहाँ क्या बात फैलाई है? तुम दोनों इस कुएं को गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? हमने कोई बात नहीं फैलाई सेठ जी।
यह कुआं आपका ही है, इसलिए हमने बिना आपकी आज्ञा के गांव वालों को पानी भरने से मना कर दिया। यदि आप आज्ञा दे देंगे तो हम इन्हें पानी भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यह क्या बकवास है? जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? यह सच है सेठ जी कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपए तो आपके ही लगे हैं ना। मेरे रुपये? वो कैसे? सुनिए सेठ जी, हमने आपसे 2 महीने पहले 50,000 रुपए लिए थे। उन पैसों से हमने यह कुआं बनवाया। अच्छी तरह सोच लीजिए, यदि ये गांव वाले बिना पानी के तड़प तड़प कर मर जाएंगे तो इसका पाप भी आपके सिर होगा, लेकिन अगर आप इसे अपना कुआं कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य और दुआएं भी आपको मिलेंगी। गांव वाले भी सेठ के सामने गिड़गिड़ाने लगे। हाँ सेठ जी, कह दीजिए कि ये आपका ही कुआं है। रमेश सेठ उलझन में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज से मैं इस कुएं को अपना मानता हूँ और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वाले सेठ का जय जयकार करते हुए अपने घरों से बर्तन लाने चले गए। भाई, यह सब तो ठीक है। जिस तरह तुम दोनों ने मेरा कर्ज चुकाने के लिए इतना दिमाग लगाया, मैं उसकी दाद देता हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों मेरा कर्ज उतारने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम मुझे ठगने आए थे। सारी बात सेठ को बताई, शेर और गधे की बातों से लेकर उनकी आंखें खुलने तक। इस घटना के बाद सोहन और मोहन ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताने लगे।